नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हमें टॉपिक शुरू करना है पी ब्लॉक। पहले हमने किया था जनरल प्रॉपर्टी ऑफ द पीरियोडिक टेबल, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट किया था। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में पूरा डिटेल से हमने इसको क्लासिफाई कर लिया था। उसके बाद हमें हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी की, फिर हमने एस ब्लॉक की प्रॉपर्टी की। एस ब्लॉक में हमने ये दोनों ग्रुप, एस ब्लॉक में है ही दो ग्रुप, पहला और दूसरा, अल्कली मेटल और अर्थ मेटल, इनकी सभी प्रॉपर्टी हम कर चुके हैं। अभी भी हमारे सिलेबस में है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में है आपका 13 और 14 ग्रुप 11th के सिलेबस में है, और 14 से आगे के जो 4 ग्रुप है, और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ये 12th के सिलेबस में है। तो अभी हमें दो ग्रुप करने हैं, दैट इज 13 ग्रुप बोरोन फैमिली, 14 ग्रुप कार्बन फैमिली, पी ब्लॉक एलिमेंट। इसमें आपका बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलीनियम, इंडियम, थैलियम, ये रेडियोएक्टिव है, छोड़िए इसको। देन 14 कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, सम देयर इंपॉर्टेंट कंपाउंड, जैसे इसमें किए थे अल्कली मेटल में, और एक हमें कंपैरिजन करना है टॉप टू बॉटम, और एक कंपैरिजन करना है आपस में। तो इफ यू कंपेयर दैट 13-14 ग्रुप विद फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप एंड विद 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप, तो इसकी प्रॉपर्टी बीच में लाई करेंगे। जैसे साइज की बात करें तो इनका साइज एस ब्लॉक से छोटा होगा, इन रिमेनिंग पी ब्लॉक से बड़ा होगा। आयनाइजेशन एनर्जी इनसे ज्यादा होगी और इधर से कम होगी। ज्यादातर जनरल ट्रेंड्स वही है। सीक्वेंस हम करेंगे, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगाना है, कोई बहुत कम नई बातें करेंगे, बहुत कम नए कॉन्सेप्ट होंगे, नहीं तो 60% तो आप ऑलरेडी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में कर चुके, 10-15% आपका यहाँ हो चुका। तो आप मुश्किल से मानिए कि 20% ऐसे टॉपिक आएंगे इन दोनों में जो हमारे लिए नए होंगे। यानी कि 80% इनके बारे में, ट्रेंड्स के बारे में, जैसे ऑक्साइड की ट्रेंड है, डाउन द ग्रुप बेसिक करैक्टर बढ़ता है तो यहाँ भी बढ़ेगा। हाइड्राइड की थर्मल स्टेबिलिटी है, यहाँ कम होता है तो यहाँ भी कम होगा। तो कॉन्सेप्चुअल बेस पे अगर हम बात करें तो ओनली 20% वी लर्न हियर न्यू, 80% यूज द पीरियोडिक ट्रेंड इन एस ब्लॉक एंड देयर कंपाउंड्स, प्रॉपर्टी ऑफ देयर कंपाउंड्स एंड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो इस चैप्टर में हमें इन दो ग्रुप को करना है, इन दोनों ग्रुप की सभी तरह की प्रॉपर्टी करनी है। पहले हमें फिजिकल प्रॉपर्टी करनी है, फिर हमें केमिकल प्रॉपर्टी करनी है। तो पूरा ये जो चैप्टर है ये हमें लेना है। एस ब्लॉक ऑलरेडी वी हैव डन, पी ब्लॉक में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कुछ जो नई बात है, क्योंकि यहाँ पे अल्कली मेटल में तो सारे मेटल थे, हाइड्रोजन नॉन मेटल था, उसको हमने अलग से किया ही है। यहाँ नॉन मेटल्स भी आ जाते हैं, तो जो मेटल और नॉन मेटल किसी ग्रुप में मिक्स हो जाते हैं तो पीरियोडिसिटी में थोड़ा चेंज आ जाएगा। एक एक करके अभी हम करेंगे। पहले हम 13 ग्रुप कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं होगी, जहाँ पे एक्सेप्शनल केस होगा वहां पे थोड़ा सा स्ट्रेस करेंगे, बाकी ऑलरेडी वी हैव डन 1 or 2 टाइम्स। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलीनियम, इंडियम, थैलियम, 13th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पी ब्लॉक का पहला ग्रुप है। पीरियोडिक टेबल में 2 ग्रुप आपके एस ब्लॉक में आ गए, 10 आ गए आपके डी ब्लॉक में, और 13वां ग्रुप ये बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलीनियम, इंडियम, थैलियम, मैंगन, आलू, गाजर इन थैला। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम इसकी करें 2s2 2p1, 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1, 6s2 6p1, ns2 np1। यानी in last cell it have 3 electron. General electronic configuration is ns2
Np1। लास्ट की जो शेल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। पी ब्लॉक के लिए हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन +10 कर देते हैं तो ग्रुप नंबर आ जाता है। तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 13 ग्रुप है, तो 3 + 10 = 13। और दूसरी तरीके से हम कहेंगे 13 ग्रुप है -10 तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आपकी आएगी वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देन अगर हम इनकी करें अकरेंस, all of they occur in physical state solid, boron, aluminium, gallium, indium and thallium, all of they are exist in solid state, and aluminium is the metal, हालांकि बोरोन नॉन मेटल है, सेमी मेटल है। एल्यूमिनियम मेटल इस ग्रुप में अर्थ क्रस्ट में अगर हम इनकी अकरेंस देखें तो सबसे ज्यादा जो एलिमेंट एग्जिस्ट हो रहा है वो एल्यूमिनियम है। ओवरऑल मेटल्स में भी देखें तो अर्थ की जो कोर है और अर्थ का जो टोटल जो लिथोस्फीयर की हम बात करें तो एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा एग्जिस्ट हो रहा है। तो 13 ग्रुप में एल्यूमिनियम की एग्जिस्टेंस ज्यादा होगी। गैलीनियम सबसे कम होता है, गैलीनियम सबसे कम अवेलेबल होता है और इनमें सबसे सॉफ्ट भी है। एक एक प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे। सबसे पहला आपने कर लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा आपने कर लिया फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट ऑल ऑफ दे आर एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। इतने बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है, वैसे बोरोन हार्ड है, एल्यूमिनियम सॉफ्ट है, गैलीनियम तो बिल्कुल ही सॉफ्ट है। गैलीनियम तो इतना सॉफ्ट है लाइक सीजियम कि आप अगर हाथ में भी रखोगे तो ये खुद ही मेल्ट हो जाएगा। 20-30 के लगभग 29-30 डिग्री के लगभग इसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड कंसिडरेशन दैट इज 25 डिग्री इट इज सॉलिड। देन साइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज साइज। साइज में एक बात हम देखें कि जनरल ट्रेंड तो क्या है कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज विल इंक्रीज। थोड़ा सा एक्सेप्शन यहाँ पे है, 85, 143, 135, 137 एंड 170 पिकोमीटर में है इसे, पिकोमीटर। तो एज वी मूव इंक्रीज, एज वी मूव फ्रॉम बोरोन टू एल्यूमिनियम साइज विल इंक्रीज, एल्यूमिनियम टू गैलीनियम साइज डिक्रीज। दिस इज एक्सेप्शनल केस, साइज डिक्रीज हो रहा है। गैलीनियम से इंडियम में आ रहे हैं फिर इंक्रीज हो रहा है, और इंडियम से जब थैलियम में आ रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है वैसे, लेकिन लगभग कांस्टेंट है। अब एक्सेप्शन यहाँ पे 2 जगह क्रिएट हुए, एक्सेप्शन तो एक ही जगह बन रहा है यहाँ। साइज का जनरल ट्रेंड ये है कि when we move top to bottom size will increase। टॉप से बॉटम में मूव करेंगे तो साइज इंक्रीज होगा, और यहां भी इंक्रीज ही होना चाहिए और नॉर्मली इंक्रीज ही हो रहा है, एक्सेप्ट when we move एल्यूमिनियम टू गैलीनियम साइज इज डिक्रीज। यहां डिक्रीज हो रहा है, बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं हो रहा लेकिन इंक्रीज तो नहीं हो रहा, वो तो डिक्रीज ही रहा है। और इंडियम और थैलियम के साइज में लगभग कांस्टेंट है। तो ये बात है, आप एक बार देखिए कि यहाँ क्या हो रहा है। इसका एटॉमिक नंबर है 5, एटॉमिक नंबर की बात करें तो 5, 13 और यहाँ है 31, यहाँ है फिर 30, 18 जोड़ दीजिए 49, और यहाँ फिर 32 जोड़ दीजिए तो 2, 1, 81 आएगा सर। तो जब हम बोरोन से एल्यूमिनियम में आते हैं तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ जाता है 2s और 2p, 2s और 2p में बढ़ेगा। आगे हम कहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे। 8 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, एटॉमिक नंबर 8 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि s में और p में सिर्फ s और p सबसे में इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे।
लेकिन यहां पे गैप है 18 का। एल्यूमिनियम टू गैलीनियम एटॉमिक नंबर 18 का डिफरेंस है। 18 मींस S P and D। 2S में, P में 6 और D में 10। अगेन 18 that is S P and D। Again it is 32 that is S P D and F। तो पीरियड ये ऑलरेडी हमने कर चुके हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में कर चुके हैं, ज्यादा स्ट्रेस मेरे को देने की जरूरत नहीं है। जब हम बोरोन से एल्यूमिनियम में मूव करते हैं तो साइज इंक्रीज होता है ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू सेल। दो इफेक्ट होते हैं व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज साइज को कम करेगा और सेल साइज को बढ़ाएगा। तो जब हम एल्यूमिनियम से गैलीनियम में आते हैं, व्हेन वी मूव एल्यूमिनियम टू गैलीनियम, from aluminum to gallium 10 electron goes to 3D। 10 इलेक्ट्रॉन कहा जाते हैं 3D में। थर्ड सेल तो था इसमें 3s 3p 3d खाली। यहां पे 4d खाली है, यहां 5d खाली है, 4f भी खाली है, 5f भी खाली है। तो जब हम एल्यूमिनियम से गैलीनियम में जाते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन 3D में जाते हैं। अब 3D न्यू सेल तो है नहीं क्योंकि पहले भी था। 3D इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन एल्यूमिनियम बट इट इज एम्प्टी। बोरोन में तो 3D 2D था ही नहीं। बोरोन में तो सिर्फ SO3 है, सिर्फ SO3 होता है। तो व्हेन वी मूव एल्यूमिनियम टू गैलीनियम 10 इलेक्ट्रॉन ऐड इनटू 3D सबसेल whose इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल मोर एज कंपैरिजन टू द न्यू सेल। एक तो थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन जाए, फोर्थ में जाए। तो गैलीनियम इज ए एलिमेंट ऑफ फोर्थ पीरियड बट द इलेक्ट्रॉन गो टू द थर्ड सेल, थर्ड डी। तो नेट रिजल्ट ये है कि जब हम एल्यूमिनियम से गैलीनियम में मूव करते हैं 10 इलेक्ट्रॉन गो टू 3D सबसेल। ड्यू टू दिस its effective nuclear charge is increased। उसकी वजह से इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाता है। साइज के मामले में हम दो ही बातें करेंगे। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट ज्यादा है तो साइज होगा कम, और अगर सेल का इफेक्ट ज्यादा है तो साइज होगा बड़ा। तो नॉर्मली टॉप टू बॉटम सेल का इफेक्ट ज्यादा होता है एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट लेस। But when we move aluminum to gallium, the effect of effective nuclear charge is more because 10 electrons go to the 3D subcell, and 3D subcell is not a new subcell. 3D subcell is already present in aluminum। अगर इलेक्ट्रॉन सेम सेल में जाएगा तो साइज रिड्यूस करेगा, नई सेल में जाएगा तो सेल का इफेक्ट भी ऑपरेट होगा। ठीक है, तो दिस इज ड्यू टू दिस एक्सेप्शन फ्रॉम एल्यूमिनियम एंड गैलीनियम इज ड्यू टू एडिशन ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन इनटू 3D, इट्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज मोर। देन व्हेन वी मूव इंडियम टू थैलियम देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 8, डिफरेंस ऑफ 18, डिफरेंस ऑफ 18, डिफरेंस ऑफ 32। 2 का डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ S ओनली। 8 का डिफरेंस आ रहा है तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ S and P both। And if there is a difference of 18, then involvement of S, P and D तीनों। And if there is a difference of 32, then the role of S, P, D and F चार। So when we move indium to thallium, from indium to thallium, indium से thallium में क्या हुआ? Y size is nearly constant, not so difference। This is the very small change in size is due to combined effect of
ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ 5D एंड 4F। एस और पी का तो कोई इफेक्ट हम काउंट ही नहीं कर रहे। जब आप इंडियम से थैलियम में आ रहे हो तो इंडियम के बाद इंडियम में भाई 5S 5P है और थैलियम में 6S 6P है। जब इंडियम से थैलियम में आए हो तो ये 5 इलेक्ट्रॉन तो गए 5P में, क्योंकि 5P1 तो पहले ही है, फिर 5P6 होगा तो 5 इलेक्ट्रॉन तो 5P में जाएंगे, फिर 5P के बाद 6S में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 4F में जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन, हालांकि बीच में एक D में चला जाता है, फिर 5D में जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, फिर 6P में जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन तो गए P में, ये तो जाते हैं हमेशा, 2 गए S में, ये भी जाते ही है, ठीक है। 5P जब कंटिन्यू चल रहा है तो 5P भरेगा। नया सेल कौन सा आया? 6P और 6S। ये जो 4F और 5D है ये तो नया सेल नहीं है, ये तो ऑलरेडी इंडियम में है। तो जैसे यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन 3D में गए थे, यहां से जब यहाँ आए तो 10 इलेक्ट्रॉन 3D में गए थे, हालांकि 3D कोई नया सेल नहीं था। ऐसे यहाँ पे वैल्यू टू इंडियम टू थैलियम, ये जो 4F में 14 और 5D में 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, हालांकि 4F भी न्यूक्लियस से दूर है और 5D भी न्यूक्लियस से दूर है, तो इसका इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं हो रहा जितना कि 3D का हुआ था, क्योंकि 3D इज नियर टू द न्यूक्लियस, क्लोज टू द न्यूक्लियस, और कोई क्लोज टू द न्यूक्लियस होगा तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि एल्यूमिनियम से गैलियम में तो 3D के इफेक्ट ने साइज को डिक्रीज ही कर दिया। गैलियम से इंडियम में 4D का इफेक्ट है, लेकिन जैसे यहां 3D का इफेक्ट है ऐसे यहां 4D का इफेक्ट है, और यहां 5D और 4F दोनों का इफेक्ट है। तो 3D न्यूक्लियस से क्लोज है, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियस ज्यादा इफेक्ट करेगा, 4D में कम इफेक्ट आएगा और 5D में और भी कम आएगा, लेकिन फिर भी इफेक्ट यहां ज्यादा दिख रहा है, यहां तो बिल्कुल नहीं दिख रहा और यहां थोड़ा सा दिख रहा है। तो रीजन इसका यही है कि 3D हैव मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, 3D is more close to the nucleus, so attraction factor is more, so at a place of increase in size there will be decrease in size. In case of 4D the attraction factor is very poor and that cannot dominate the cell effect, net result is that size is increase. 5D effect तो और भी poor हो गया 4D से भी, तो यहाँ भी साइज इंक्रीज ही होना चाहिए, लेकिन इसके साथ 4F का इफेक्ट भी कंबाइन हो गया, और ये दोनों इफेक्ट इतने स्ट्रॉन्ग तो नहीं बन पाए कि साइज को डिक्रीज कर दें, लेकिन ये इतने बन गए कि इन्होंने साइज को बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होने दिया, लगभग कांस्टेंट है। तो एक तो एक्सेप्शन आया एल्यूमिनियम से गैलियम में, एक आपका आया इंडियम से थैलियम में। तो जो जनरल ट्रेंड तो यह है कि व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज, लेकिन यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि बोरोन टू एल्यूमिनियम साइज इंक्रीज, देन एल्यूमिनियम टू गैलियम डिक्रीज, गैलियम टू इंडियम इंक्रीज, एंड इन केस ऑफ इंडियम एंड थैलियम द साइज इज नियरली कांस्टेंट, देयर इज स्लाइटली इंक्रीज इन साइज। ये रिवाइज करवाया है मैंने बहुत डिटेल में, एक एक एलिमेंट लेके ऑलरेडी वी हैव डन, फिर भी जस्ट रिवीजन क्योंकि अभी हमें इसकी प्रॉपर्टी करनी है। दूसरी बात रही आयन की, द साइज ऑफ आयन इज स्मॉलर। अब बोरोन से जब आप बोरोन 3 पॉजिटिव बनाओगे, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव बनाओगे, तो ऑब्वियसली है कि साइज विल रिड्यूस। कैटायन ऑलवेज हैव स्मॉलर साइज देन देयर न्यूट्रल एटम। हालांकि इनके फ्री आयन इतने इजीली एग्जिस्ट नहीं करते। बोरोन का 3 पॉजिटिव आयन तो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज इट हैव वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी। एल्यूमिनियम की भी आयनाइजेशन एनर्जी कम नहीं है, लेकिन एक्वस मीडियम में हाइड्रेशन एनर्जी अगर उसको कंपनसेट कर देती है
तो एडजस्ट हो जाएगा. सो दिस इज अबाउट साइज. देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आयनाइजेशन एनर्जी. आयनाइजेशन एनर्जी. तो आयनाइजेशन एनर्जी का जो नॉर्मल ट्रेंड है वो क्या है? नॉर्मल ट्रेंड ये है कि व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज. जनरल ट्रेंड अलग है, एग्जैक्ट बात अलग है. व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज, सो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज. अब यहां पे अगर हम देखें तो देखो बोरोन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, एल्यूमिनियम की कम है. गैलीनियम की फिर ज्यादा हो जाती है, इंडियम की फिर कम है, थैलियम की फिर ज्यादा हो जाती है. थोड़ा सा डिफरेंस आता है, 515 और 508 किलो जूल, यानी कि 7-8 किलो जूल का डिफरेंस है इंडियम और थैलियम. थैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी इंडियम से थोड़ी सी ज्यादा है. तो देखो एग्जैक्ट बात क्या हुई? एग्जैक्ट आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, देन इंक्रीज, देन डिक्रीज, देन इंक्रीज. ज्यादा चेंज हो रहा है. नॉर्मली टॉप टू बॉटम डिक्रीज होनी चाहिए. एस ब्लॉक में कोई दिक्कत नहीं थी. एस ब्लॉक में टॉप टू बॉटम आ रहे थे, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज दोनों ग्रुप में, अर्ली मेटल में भी अर्थ मेटल में भी कोई एक्सेप्शन नहीं था. लेकिन यहाँ पे पहले डिक्रीज होती है, फिर इंक्रीज हो जाती है, फिर डिक्रीज हो जाती है, फिर इंक्रीज हो जाती है. रीजन क्या होगा? ये रीजन तो ऑलरेडी यू नो. बोरोन टू एल्यूमिनियम साइज इंक्रीज, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज. बट एल्यूमिनियम टू गैलीनियम size decrease, and if size decrease, then effective nuclear charge is more dominating as comparison to the effect of cell, and its energy will more. गैलीनियम इंडियम में डिक्रीज होगी क्योंकि साइज बढ़ रहा है. इंडियम और थैलियम में साइज लगभग सेम है. अगर साइज के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा साइज थैलियम का ही बड़ा है, तो थैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए. But due to more effective nuclear charge, this is due to, this exception is you can say due to size, due to effective nuclear charge. साइज भी किसका बड़ा है? एल्यूमिनियम का. और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा है? गैलियम का. तो यू कैन एक्सप्लेन ऑन दिस बेसिस. लेकिन यहां पे साइज की बात करें तो किसका बड़ा है? साइज बड़ा है थैलियम का. तो साइज बड़ा है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ ज्यादा है. यहाँ पे आप सिर्फ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से एक्सप्लेन. साइज ऑफ इंडियम एंड थैलियम आर नियरली सेम, बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ थैलियम इज मोर. हम उसको कहते हैं, जो आप ये कह रहे हो 5d + 4f दोनों का इफेक्ट, 4f वाला इफेक्ट को हम कहते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. लेंथेनाइड, क्योंकि 4f1 से लेके 4f14 तक, 4f1 आपका है सीरियम और ये है ल्यूटेटियम. सीरियम से लेके ल्यूटेटियम तक, ल्यूटेटियम और लेवेरिसियम. चलो एटॉमिक नंबर 57 से लेके और 71 तक जो साइज कम होता है, धीरे धीरे साइज जो डिक्रीज होता है, उसको बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. तो साइज धीरे धीरे डिक्रीज हुआ और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, उस वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज थैलियम में ज्यादा है एज कंपेरिजन टू इंडियम. उसकी वजह से these electron feel more attraction toward the nucleus, or they have slightly higher ionization energy than indium. एक और बात देखिए, अगर हम देखें लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम. अगला ग्रुप है आपका लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, barium, that are alkali metal
already we have done. Then boron, aluminium, indium, gallium, indium और thallium. Then carbon, silicon, tin and lead. This is NS1, NS2, NS2NP1 and NS2NP2. लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है. इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में है तो इनको हम एस ब्लॉक में ले रहे हैं. इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में है तो इनको हम पी ब्लॉक में ले रहे हैं. अब अगर हम बात करें तो जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज. लिथियम से कम सोडियम डिक्रीज. नो एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं है. लेकिन यहां डिक्रीज, इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज. रीजन इन दोनों के बीच में 10 इलेक्ट्रॉन 3D में गए. यहां कंटिन्यू है. एटॉमिक नंबर 12, 13, 2, 3 नहीं 4, 5. लिथियम है 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 कंटिन्यू. लेकिन यहाँ 19, 20 के बाद सीधा 31. बीच में 21 से लेकर 30 तक 10 इलेक्ट्रॉन आ गए 3D में. फिर 31, 32, 37, 38 के बाद फिर सीधा 49 आ जाएगा. 49 देन 50. फिर 10 का गैप आ गया और डी का. फिर 55, 56 के बाद अगर 10 का गैप आए तो 58 आना चाहिए. लेकिन यहां आएगा 72 तो एपेनियम है तो ये ज्यादा आएगा. 10 बेरियम ये क्या है? 55, 56. ये देखो ना आप 86 आएगा इधर. तो फिर then 85, then 84, then 83, 82 है. 82, 81 आएगा. 81 थैलियम. तो बीच में जो ये गैप आ रहे हैं इनकी वजह से गड़बड़ हो रही है. तो सेम कार्बन से सिलिकॉन में आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी लेकिन लास्ट में जाके ज्यादा हो जाएगी. तो देखो जो एल्यूमिनियम से गैलियम में जो एक्सेप्शन आ रहे हैं, एल्यूमिनियम से गैलियम में जो एक्सेप्शन आ रहे हैं, दिस इज ड्यू टू एडिशन ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन इन 3D. लेकिन जो एक्सेप्शन इंडियम से थैलियम में आएगा या जो टिन से लेड में आएगा, दिस इज ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ 5D एंड 4F. कंबाइंड इफेक्ट ऑफ 5D एंड लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. इंडियम से थैलियम में और टिन से लेड में 8 से 10 किलो जूल तक आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है. तो दिस इज ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ D और F एंड दिस इज ड्यू टू इफेक्ट ऑफ 3D. अब देखो ये तो टॉप टू बॉटम. जब लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है. अल्कली मेटल से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी अर्थ मेटल की है, चाहे वो लिथियम बेरिलियम हो, चाहे सोडियम मैग्नीशियम हो, चाहे सीजियम और बेरियम. जब हम पहले ग्रुप से सेकंड ग्रुप में मूव करेंगे, देन आयनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज बिकॉज साइज डिक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट विल इंक्रीज. ऐसे ही जब 13 ग्रुप से 14 में जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी. बोरोन वाले ग्रुप से कार्बन ग्रुप की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, बोरोन से ज्यादा कार्बन की है, एल्यूमिनियम से ज्यादा सिलिकॉन है, गैलियम से गैलियम है, जर्मेनियम, इंडियम से टिन और थैलियम से लेड की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है. तो जनरल ट्रेंड तो यही है कि व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज. लेकिन अगर आप इसमें देखो तो इसका हिसाब से अगर हम देखें
तो सेकंड ग्रुप से 13 ग्रुप की आयनाइजेशन एनर्जी, दिस इज फर्स्ट ग्रुप, दिस इज सेकंड ग्रुप, दिस इज 13 ग्रुप एंड दिस इज 14 ग्रुप। सेकंड ग्रुप से 13 ग्रुप की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा है नहीं। दिस इज द एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन ये है आयनाइजेशन एनर्जी को लेके। नॉर्मली व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, बट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम is more than boron, magnesium is more than aluminium, और calcium is more than gallium, और strontium is more than indium, and barium is more than thorium। ये एक एक्सेप्शन है। कई बार जो ट्रेंड है उनमें आपको देखना पड़ेगा, पहले से दूसरे ग्रुप में आओगे बढ़ेगी, फिर 13वें में जाओगे कम हो जाएगी, 14 में जाओगे ज्यादा हो जाएगी, 15 में जाओगे फिर ज्यादा हो जाएगी, 16 में जाओगे फिर कम हो जाएगी। भाई नॉर्मल ट्रेंड तो हमारा क्या होना चाहिए, पहले ग्रुप से ज्यादा दूसरे से ज्यादा 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये होना चाहिए नॉर्मल ट्रेंड। लेकिन कहाँ एक्सेप्शन है, पहले से ज्यादा दूसरे में, लेकिन 13 वाले की होनी तो ज्यादा चाहिए थी लेकिन कम, फिर 14 की ज्यादा है कोई एक्सेप्शन नहीं, 15 की ज्यादा है कोई एक्सेप्शन नहीं, 16 की ज्यादा होनी चाहिए थी कम होगी एक्सेप्शन, 17 की ज्यादा है, 18 की ज्यादा, तो एक्सेप्शन है यहाँ। 16वें ग्रुप की आयनाइजेशन एनर्जी 15 से ज्यादा होनी चाहिए लेकिन कम है, 13 की सेकंड से ज्यादा होनी चाहिए लेकिन कम, दोनों के अपने रीजन है। यह रीजन क्या है, इन सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP1। It is easy to remove the electron from NP। जैसे बेरिलियम आपका है 2s2 और बोरोन आपका है 2s2 2p1। S electron have more penetration power, S electron is more close to the nucleus as comparison to the P। तो 2s की बजाय 2p का जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली रिमूव होता है, एक बात। दूसरी बात, इट इज ए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डिफिकल्ट टू रिमूव, एंड इट इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इजी टू रिमूव। हालांकि जब 13 से 14 में जाएंगे तो भी अनपेयर्ड ही है, लेकिन फिर उसका साइज ज्यादा डिक्रीज हो गया और न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट ज्यादा आ गया। तो आप क्या इन सभी एक्सेप्शन का रीजन आप क्या लोगे, सेकंड ग्रुप एलिमेंट है NS2 electronic configuration which is a more stable and electron present in S subcell which are under more attraction, but in case of 13 group the electronic configuration is NS2 and NP1। P electron have less penetration power than S, so P electron is easily removed as comparison to S। एक रिमूव करने के बाद ये क्या बन गया NS1 और ये क्या बन गया NS2। अब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, 13 की ज्यादा होगी। सेकंड फिर किसकी ज्यादा होगी, 13 की। थर्ड फिर किसकी ज्यादा हो जाएगी, सेकंड की, क्योंकि ये 0 हो जाएगा फिर और ये हो जाएगा NS1। तो पहली आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आई, सेकंड इज मोर देन 13। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी 13 है मोर देन सेकंड, क्योंकि फिर वो स्टेबल हो जाता है, S2 हो जाता है, ये S1। और थर्ड एनर्जी फिर सेकंड की ज्यादा 13, क्योंकि थर्ड में S1 नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, ये जो S ग्रुप वाला एलिमेंट सेकंड ग्रुप वाला। तो ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी का सीक्वेंस और एक्सेप्शन। आयनाइजेशन एनर्जी कहाँ आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से एक्सप्लेन करोगे, कहाँ साइज। हाँ यहाँ क्या होता है 15 से 16 में क्या होता है,
15NS2NP3 है, नाइट्रोजन वाला ग्रुप, हाफ व्हील इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हाफ व्हील इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में स्टेबल हो जाता है। सोलर ग्रुप में ना तो हाफ व्हील है और ना कंप्लीटली फील्ड है, तो वो अलग अलग रीजन बनेंगे उनके। देन साइज हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव करंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव करंट। 13 जो ग्रुप है बोरोन फैमिली, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी नहीं है और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी नहीं है। अगर हम कंपेयर करें एस ब्लॉक से तो दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। लेकिन कंपैरिजन करें 14, 15, 16, 17 ग्रुप से तो दे आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हाँ, नीचे की तरफ आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। बोरोन से एल्यूमिनियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या कहीं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो बोरोन है, 2 के लगभग है बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि नियरली इक्वल टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का वैसे हम 2.1 लेते हैं, कार्बन का 2.5 है। तो अगर हम कंपैरिजन करें लिथियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बेरिलियम और बेरिलियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बोरोन और बोरोन से ज्यादा हो जाएगा कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होगी रिवर्स। तो दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपैरिजन टू एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, बट एज वी मूव डाउन द ग्रुप देयर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीज एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज। जनरल ट्रेंड है, बोरोन से एल्यूमिनियम में आते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ जाता है। एल्यूमिनियम और गैलियम में अगर हम देखेंगे तो गैलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्लाइटली ज्यादा है, या हम लगभग बराबर कह सकते हैं। यानी कि अगर हम एल्यूमिनियम और गैलियम में देखें तो एल्यूमिनियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, वही एक्सेप्शन जो हमेशा आ रहा है, यहाँ कहीं ज्यादा चेंज नहीं आ रहा। फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है, थैलियम फिर थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। जो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, अगर उसकी हम बात करें, बोरोन इसमें नॉन मेटल है, बोरोन इज नॉन मेटल। बाकी एल्यूमिनियम से और थैलियम तक ऑल ऑफ दे आर मेटल। बोरोन का ये अलग बिहेवियर भी है अपने ग्रुप से कि बाकी सारे एलिमेंट इस ग्रुप में मेटल है, बोरोन इज नॉन मेटल या आप कह देते हैं सेमी मेटल। हालांकि बोरोन की प्रॉपर्टी मेटल की बजाय नॉन मेटल से ज्यादा रिजेंबल करती है, फिर भी हम इसको सेमी मेटल में या नॉन मेटल में कंसीडर करते हैं। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम मेटल्स। और एल्यूमिनियम में और गैलियम में एल्यूमिनियम का मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है। नॉर्मली डाउन द ग्रुप हम आते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, बट एल्यूमिनियम इज मोर मेटेलिक देन गैलियम। ये एक्सेप्शन हर जगह आ रहा है। और फिर इंडियम और ज्यादा मेटेलिक हो गया, थैलियम और ज्यादा मेटेलिक हो गया। तो इन जनरल दिस शो द मेटेलिक बिहेवियर। तो मेटल और नॉन मेटल हो गया। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। डाउन द ग्रुप आते हैं तो मास भी बढ़ता है, मास बढ़ता है तो डेंसिटी बढ़नी चाहिए। डाउन द ग्रुप आते हैं तो साइज भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी कम होनी चाहिए। तो एज यू गो डाउन द ग्रुप, साइज इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, बट mass is also increased and effect of mass is more. So per unit mass get increase. पर यूनिट मास बढ़ेगा तो बोरोन से एल्यूमिनियम या गैलियम या इंडियम थैलियम में आते हैं, तो नेट रिजल्ट इज दैट डेंसिटी विल इंक्रीज। नेट रिजल्ट ये होगा कि डाउन द ग्रुप डेंसिटी बढ़ेगी।
डेंसिटी इंक्रीज होगी, डेंसिटी इंक्रीज हो गई। देन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये देखिए आप एक बार, बोरोन और एल्यूमिनियम में अगर हम देखें, बोरोन वाले ग्रुप में बोरोन, गैलेनियम, इंडियम और हेलियम, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज ही हो रहे हैं, लास्ट में एक्सेप्शन होता है, मेल्टिंग पॉइंट में इतना ज्यादा रेगुलरिटी नहीं है। हालांकि सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बोरोन का है, बोरोन का है, डिग्री 2453 डिग्री इसका मेल्टिंग पॉइंट है। इसका कम हो गया और इसका और कम हो गया, 303 डिग्री का मतलब हो गया, अगर 273 आप बता दो, केल्विन है भाई बिलियन, यस दे आर केल्विन, तो 30 डिग्री हो गया। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब ये होगा कि हमारा जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है दिस इज 37 डिग्री। तो अगर हम गैलियम को हाथ में रख देंगे तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 है, और वो जैसे 37 पे आएगा वो मेल्ट हो जाएगा। लेकिन 25 डिग्री के हिसाब से देखें तो हम उसको सॉलिड कंसीडर करेंगे, फिर थोड़ा बढ़ने लग जाता है, 430 के लगभग हो जाता है, 576। एस ब्लॉक के कंपैरिजन में देखो अगर आप, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। गैलियम को छोड़ दीजिए एक बार, एस ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो भी बहुत सॉफ्ट एलिमेंट है, उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट रेगुलरली डिक्रीज होता है, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। बोरोन के मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ज्यादा है, एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में कम हो जाता है एल्यूमिनियम का। गैलियम में और भी कम हो जाएगा, इंडियम में और थैलियम में और भी कम हो जाएगा। इंडियम और थैलियम का और भी कम हो गया। क्या देखो, बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट पहले डिक्रीज हुआ अप टू गैलियम डिक्रीज हुआ, और फिर इंडियम और थैलियम में जाके बढ़ गया। इंडियम से जब थैलियम में गए तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया, हालांकि बॉइलिंग पॉइंट सभी का डिक्रीज ही हो रहा है। अब देखो बोरोन, हालांकि बोरोन नॉन मेटल है, और नॉन मेटल के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जनरली कम होते हैं एज कंपेयर टू मेटल, बट नॉट ऑलवेज। मरकरी भी मेटल है लेकिन लिक्विड ही है, गैलियम और सीजियम भी मेटल है लेकिन बहुत सॉफ्ट है, कार्बन नॉन मेटल है लेकिन सबसे हार्डेस्ट है। तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा मेटल के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है। बोरोन नॉन मेटल है लेकिन फिर भी इस ग्रुप में सबसे ज्यादा जो हार्ड है वो बोरोन है, एंड दिस इज ड्यू टू इट्स लार्जर नेटवर्क। बोरोन 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 का जो नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है। गैलियम तो गैलियम 2 की फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, Ga2 जैसे एग्जिस्ट होता है ना आपका, जैसे Cl2, Br2, I2, ऐसे गैलियम 2 बनता है। एल्यूमिनियम मेटल की फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, तो मेटल्स के कर्नल्स फिक्स अरेंजमेंट और फिर इलेक्ट्रॉन। तो एल्यूमिनियम में आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि एल्यूमिनियम 2, 3 या 4, मेटल्स में ऐसा नहीं कहा जा सकता। और बोरोन का तो एक बिग नेटवर्क, जैसे कार्बन 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 डायमंड का एक कोई इनफाइनाइट स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट चलता है, ऐसे ही बोरोन का एक लार्ज अरेंजमेंट चलता है, उसको हम बोलते हैं। बल्कि बोरोन का क्रिस्टलाइन फॉर्म भी होता है, एलोट्रोप्स होते हैं ना, एलोट्रोप्स व्हेन सेम एलिमेंट एग्जिस्ट मोर देन वन फॉर्म, हम उनको एलोट्रोप बोलते हैं, जैसे कार्बन के डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। ऐसे बोरोन का भी जो एक तो क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स है, क्रिस्टलाइन फॉर्म का मतलब एक डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। बोरोन का एक क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट है, और दूसरा इसका एक अमारफस है, अमारफस।
फॉर्म ऑफ बोरोन। एक होती है क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टल। एक डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल अगर है तो वो क्रिस्टल है। एक रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, वो फॉर्म जिसमें पार्टिकल का एक रेगुलर अरेंजमेंट हो, दिस फॉर्म इज नोन एज क्रिस्टलाइन फॉर्म। और एक वो फॉर्म है जहां पार्टिकल में कोई आपस में रेगुलरिटी नहीं है, वो है अमॉर्फस फॉर्म। इसका बोरोन का जो अमॉर्फस फॉर्म है उसको बोलते हैं मोशन बोरोन। SSION। अमॉर्फस फॉर्म ऑफ बोरोन इज नोन एज मोशन बोरोन। क्रिस्टलाइन फॉर्म के मैंने मेल्टिंग पॉइंट आपको लिख रखे हैं। तो बोरोन से जब एल्यूमिनियम में आते हैं तो एल्यूमिनियम का जो मेटालिक बॉन्ड है वो थोड़ा वीक हो जाता है। बोरोन का, हालांकि बोरोन में कोवलेंट बॉन्ड है और एक नेटवर्क है डायमंड की तरह से, इसलिए ज्यादा है। गैलियम का तो Ga2 की फॉर्म में एग्जिस्ट होता है तो फिर कम हो गया। इंडियम में फिर मेटालिक कैरेक्टर आ जाता है। गैलियम का बीच में मेटालिक कैरेक्टर कम हो जाता है, इंडियम में फिर मेटालिक कैरेक्टर आ गया। लेकिन एल्यूमिनियम की बजाय इंडियम और थैलियम के मेटालिक बॉन्ड वीक है। देखो जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ वीक होती जाती है। तो अगर इसमें क्योंकि जब डाउन द ग्रुप आते हैं तो कर्नल का साइज बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, तो मेटालिक बॉन्ड वीक हो जाता है। मेटालिक बॉन्ड वीक होगा तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाते हैं। तो एल्यूमिनियम से ये बोरोन तो नॉन मेटल है, छोड़िए आप इसको, तो ये तो कोवलेंट नेटवर्क है डायमंड की तरह से, हार्ड हो गया, तो एक्सेप्शन हो गया। एल्यूमिनियम से पुअर बॉन्ड है इसका, इंडियम का मेटालिक बॉन्ड पुअर है। गैलियम तो सबसे कम हो गया, Ga2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। एल्यूमिनियम से इंडियम में मेटालिक बॉन्ड वीक हो गया क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है। लेकिन इंडियम से थैलियम में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। वो पहले भी बताया था मैंने, लेड से, टिन से लेड में भी बढ़ रहा है, और उसका जो रीजन था वो था कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ। डी और एफ का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो उसका रीजन है, लैंथेनाइड कॉम्प्लेक्शन जो बताया था। तो ये नॉन मेटालिक कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे है, एक हार्ड नेटवर्क है, मेटालिक बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड वीक हो गया, फिर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से फिर मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, और इस तरह से सीक्वेंस है। बॉइलिंग पॉइंट रेगुलरली क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। मेटल्स के बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज ही होते हैं, ये नॉन मेटल के एक्सेप्शन है, नॉन मेटल के कम होते हैं। लेकिन ड्यू टू ए strong network of covalent bond, boron is hardest। इस ग्रुप में सबसे ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसके होंगे, बोरोन के होंगे। बॉइलिंग पॉइंट रेगुलरली डिक्रीज हो रहा है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट बीच में इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर हम कंपैरिजन करें एस ब्लॉक से, तो इनकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होने का मतलब दे आर पुअर रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपैरिजन टू एस ब्लॉक एलिमेंट। इसमें बोरोन से बोरोन 3 पॉजिटिव नहीं होता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जी। हाई आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से वो 3 पॉजिटिव में एग्जिस्ट नहीं करता है। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम का 3 से 3 पॉजिटिव 1.66 वोल्ट है, गैलियम का 0.56, इंडियम का
34 और ये 1.36 वोल्ट 26 3 पॉजिटिव। और अगर 1 पॉजिटिव की बात हम करें, बोरॉन तो 1 पॉजिटिव एग्जिस्ट नहीं होगा, आगे हम करेंगे कि 1 पॉजिटिव भी शो करते हैं। क्यों करते हैं, कौन ज्यादा करेगा, ये सब करेंगे। इनर्ट पेयर फैट से आएगा गैलेनियम। एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा और एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, बोरॉन तो करेगा ही नहीं, वही बात है। एल्यूमिनियम, हालांकि मेन ऑक्सीडेशन स्टेट एल्यूमिनियम की +3 है, फिर भी ये +1 में अगर हम करें तो 55 वोल्ट। गैलियम नहीं करता +1 में, इंडियम 0.18 वोल्ट और थैलियम 0.34। हालांकि थैलियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, थैलियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, लेकिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +3 का ज्यादा है। दिस इज ड्यू टू इट्स हाइड्रेशन एनर्जी। तो कुल मिला के अगर हम इनकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंपेयर करें, किसी का भी देखिए 1.6 से सारे ही कम है, और अल्कली मेटल और अर्थ मेटल के तो 2 से भी ज्यादा थे, 3 के लगभग थे, 2.9, 2.8, 2.71। तो दे आर वीकर रिड्यूसिंग एजेंट as comparison to the alkali metal and earth metal, but they are stronger reducing agent as comparison to the next group, that is carbon, oxygen और नाइट्रोजन वाले जो अगले जो ग्रुप आएंगे उनके कंपैरिजन में इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, लेकिन जो एस फ्लोर आपने कर लिया उनके कंपैरिजन में इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से अगर आप कंपेयर करोगे, क्योंकि जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है उतना ही वो आयन स्टेबल है। रिडक्शन पोटेंशियल, जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उतना ही आयन का रिडक्शन पोटेंशियल कम हो जाएगा, और जितना आयन का रिडक्शन पोटेंशियल कम है आयन भी मोर स्टेबल। इसका मतलब इन सब में ज्यादा स्टेबल एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है। हालांकि एल्यूमिनियम की हाई आयनाइजेशन एनर्जी है, लेकिन छोटा साइज होने से हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा है, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ यानी कि सब्लिमेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी तीनों का रोल है। लिथियम के केस में ये सारा हमने किया था। इनमें सबसे पुअर अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट देखें तो इंडियम में कम हो रहा है और कम हो रहा है, या थैलियम में ज्यादा हो गया, क्योंकि ड्यू टू मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इट्स हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर। तो ये कंपैरिजन था इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। फिजिकल स्टेट आपको बता दी इनकी, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं, और यानी ये सब जो हमने किया है ये सारा हमने किया है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ 13 ग्रुप। अब हम करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल बिहेवियर और इनके कुछ कंपाउंड्स, इनके ऑक्साइड, हाइड्राइड, हैलाइड, जैसा एस ग्रुप में किया था, कुछ इनके इंपॉर्टेंट कंपाउंड। फिर सेम हमें रिवाइज करना है 14 ग्रुप। ये वही बातें चलेंगी नॉर्मली, वही रिवाइज होंगी। That's about physical property of 13 group: boron, aluminium, gallium, indium and thallium. Thank you.